हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कहिए स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ, मस्त, व्यस्त और तंदुरुस्त होंगे, है ना बात? जी हाँ, आज आपके बीच आपकी जानकारी के लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, एक नए विषय के साथ आया हूँ। वो विषय है जनगणना। जी हाँ, आप सही सुना आपने, जनगणना। जनगणना किसे कहते हैं, कब से प्रारंभ हुआ, औपचारिक रूप से कब प्रारंभ हुआ, कब अनौपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी बातें आपको जानकारी के लिए बताऊंगा। इससे पहले कि आप सबको बताता चलूं कि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप सबको जानकारी भी होगी। अगर नहीं भी जानकारी होगी तो आप जान लीजिए कि आपकी परीक्षाएं आपके सिर के ऊपर मंडरा रही है। आप उसकी तैयारी के लिए दिलो जान से जुट जाइए। क्यों? क्योंकि इस समय की आपकी तैयारी, इस समय की आपकी पढ़ाई, इस समय का याद किया हुआ पूरे जीवन आपके लिए काम करेगा। इसलिए अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो तुरंत अपने जो आलस्य है उस आलस को त्यागिए। आलस त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। जी हाँ, ठीक आपने सुना। जब आप आलस त्याग कर बाहर आएंगे पढ़ने के लिए तो निश्चित रूप से आगे आपके भविष्य में एक नया कुछ दिखेगा, संसार नया दिखेगा। जी, आगे मैं कुछ बताऊं इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी आग्रह है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ आपका जाता नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपसे फिर मैं कहना चाहूँगा कि जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही आपसे लाइक करना तो दोस्तों बनता ही है। कहिए स्टूडेंट, लाइक करना तो आपके लिए बनता ही है ना, शेयर करना, कमेंट करना, जैसी ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे आपको करने से होता क्या है कि हमारा हौसला बढ़ता है, हमें उत्साह बढ़ती है। इसलिए आपसे यही कहूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। जी हाँ, अब मैं आता हूँ अपने विषय पर, जनगणना। क्या आपने सुना है इस शब्द को पहली बार? अगर हाँ तो बताइए, जनगणना क्या है? जन जमा गणना। क्या है? जनता की गिनती करना बराबर जनगणना। अब जन शब्द कहाँ से बना है? आपने बायोलॉजी का नाम सुना है ना, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान जैसे शब्दों को सुना होगा। तो जीव से जनगणना बना, जन बना, जीव से जन, जीव से क्या बना? जन। और जन से क्या, और इसकी जब गिनती हुई तो क्या बना? गणना। अर्थात इसका पूरा नाम क्या हुआ? जनगणना। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि इसकी परिभाषा क्या दी जाएगी तो हम कहेंगे जनगणना एक व्यापक सर्वेक्षण है। जनगणना क्या है? एक व्यापक सर्वेक्षण है जिसमें किसी देश की, देश कह लीजिए, राष्ट्र कह लीजिए, प्रदेश कह लीजिए, क्षेत्र है, जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, ये सभी मिलकर, इन सब की ये जितने हैं वो उसके प्रत्येक सदस्य इस जनगणना में सम्मिलित होता है। किस जनगणना में? जब केंद्रीय सरकार आपकी गिनती करती है, लोगों की गणना करती है, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। वो चाहे किसी प्रदेश के हो, किसी क्षेत्र का हो, वो विशेष क्षेत्र का भी होता है तो उसका भी उल्लेख किया जाता है कि हाँ ये इस क्षेत्र का है, इस जनपद का है, इस ब्लॉक का है। ऐसा हम उल्लेख हर एक जनगणना में करते हैं, देखते हैं। तो आपने ठीक सुना कि जनगणना एक व्यापक सर्वेक्षण है जिसमें कि किसी देश की जनसंख्या का प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रहता है, उसी को हम जनगणना कहते हैं।
आशा है कि जनगणना का आप अर्थ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक नहीं कई बार वीडियो को देखिए। जब फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए, आपको हम टेक्स्ट में या पीडीएफ में इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप अपनी तैयारी करिए। जी हाँ, अब आगे हम बढ़ते हैं कि जनगणना का शुरुआत हुआ कहाँ से। तो आपको बताता चलूं कि जनगणना आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही जनगणना किया जा रहा है। जब छोटी छोटी रियासतें हमारे देश में हुआ करती थी, हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में तक कहिए, कि जहां भी रियासतें हुआ करती थीं वहां पर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से लोगों की गणना की जाती थी। हो सकता है उस समय लिखने पढ़ने की बहुत व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, एक भोज का आयोजन किया करते थे जिसमें राज्य के सभी स्त्री पुरुष बच्चे सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता था। सारे सदस्य उस भोजन में आते थे, सम्मिलित होते थे और जिसके आधार पर राजा मंत्री या अन्य जो भी लोग हुआ करते थे वे अनुमान लगा लिया करते थे कि हाँ इतनी जनसंख्या है। ये उस जमाने में हुआ करता था। किस जमाने में? प्राचीन काल में। चाहे अशोक सम्राट की बात कर लीजिए या बिंदुसार की बात कर लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लीजिए, समुद्रगुप्त की बात कर लीजिए, हर्षवर्धन की बात कर लीजिए, तक यहाँ तक कि मैं जो पाया हूँ वो राजपूतों के समय तक यानी कि 900 ईस्वी 999 ईस्वी तक के पहले इसी प्रकार से जनगणना की जाती थी। राजा भोज पर, किसी धार्मिक अनुष्ठान पर सबको आमंत्रित करता था, सभी लोग आए और सबका अनुमान लगा लिया जाता था कि हमारे राज्य में कितने लोग हैं और कितने हिष्ट पुष्ट हैं। जो लोग सेना में रखने के लायक होते थे उनको उस समय भी चयन कर लिया जाता था। इसी प्रकार से आगे की जो प्रक्रियाएं चली, चाहे वो सल्तनत काल हुआ या मुगल काल हुआ, इस जमाने में भी जनगणना की जाती थी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक आपके मन में सवाल शायद आ रहा होगा, अगर नहीं भी सवाल आ रहा होगा तो मैं आपको बताता चलूं। वो सवाल आपके मन में क्या आ रहा होगा कि आखिरकार जनगणना किया क्यों जाता था, जनगणना कराई क्यों जाती थी, है ना बात? आपको समझ में मेरी बात तब आ गई होगी। मेरे सवाल का भी उत्तर अब आगे मिलेगा। तो जनगणना इसलिए किया जाता था क्योंकि चाहे प्राचीन काल का हो समय या आधुनिक काल का समय हो या इस समय जो चल रहा है या आगे आने वाला समय है वो हो, केवल जनगणना का एक उद्देश्य होता था कि लोगों की अनुसार, लोगों की जनसंख्या के अनुसार उनके लिए नीति बनाई जा सके। नीति में क्या हो सकती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, यही हो सकता है ना, रोजगार, ये सब चीजें होती हैं। हम रोजगार कैसे क्रिएट करें, सरकार करती है, जानती है कि आप इस समय तो आपको बताया जा रहा है इसलिए आप जान पा रहे हैं कि 135 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या होती है। लेकिन अगर ये जनगणना नहीं हुई होती तो क्या आप जानते कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या है? नहीं ना, आप नहीं जान पाते कि हमारे देश में जनसंख्या 135 करोड़ है, 125 करोड़ है या 1 करोड़ ही है, नहीं जान पाते ना। वो इसी आधार पर जान रहे हैं कि जनगणना की गई है, लोगों की जनसंख्या गिनती की गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं 135 करोड़, ये हमारी भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा, भारत सरकार के मंत्रियों द्वारा ये कहा जा रहा है। इसलिए हो सकता है आप कह सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कहां से 135 करोड़ की जनसंख्या मिली, लेकिन हमें जो मिली है वो 121.7 करोड़ की जनसंख्या 2001 की जनगणना में मिला है। ठीक है, तो हम आते हैं फिर पुनः अपने विषय पर
कि चाहे वो सल्तनत काल हो, मुगल काल हो या ब्रिटिश काल हो, इन समयों में भी जनगणना की जाती थी, लोगों का अनुमान लगाया जाता था। जब जनसंख्या कुछ अधिक हुई, लोगों के सभी धार्मिक व्यवस्था नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं आयोजित किया जा पाता था, कोई भोज का आयोजन नहीं हो पाता था, तो घूम घूम कर लोग पता लगाते थे कि कितने हमारे राज्य में जनसंख्या होगी। एक अनुमान किया जाता था, एक अंदाजा लगाया जाता था। इससे निजात पाने के लिए सबसे पहले स्वीडन, आपने यूरोपियन देशों में नाम सुना होगा, एक स्वीडन देश है। उस देश में वहाँ के जो रियासत हुआ करती थी, वहाँ के जो सरकार होती थी, उसने इस बात को सोचा विचारा कि आखिर हम नीति बना रहे हैं तो हमारे देश की नीति सफल क्यों नहीं हो रही है। या तो कम हो जा रही है जरूरतें या अधिक हो जा रही हैं, तो हम उनसे निजात कैसे पाएं, उनसे दूरी कैसे बनाई जा सकती है, ये सही अनुमान कैसे हो सकता है। तो उनके मन में विचार आया कि हम लोगों की गिनती एक दस्तावेज पर करें। दस्तावेज का मतलब क्या होता है, रजिस्टर में सबको अंकित किया जाए। और इसी आधार पर, इसी जनगणना के ही आधार पर आपको आगे भी बताऊंगा कि वंशावली तैयार की गई, जिसमें परिवार के सभी, आपके से पहले के जो लोग थे, आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी, आपके दादाजी हुए, उनके दादाजी के पिताजी, दादाजी के पिताजी के पिताजी, यानी कि पिछले चाहे वो 5 पीढ़ी हो, 7 पीढ़ी हो या 10 पीढ़ी हो, 11 पीढ़ियों तक के लोगों का नाम उस वंशावली में अंकित होता है, जो राज्य के सभी जनपदों में ये मौजूद हुआ करता है। तो ये आपको अभी जो चर्चा कर रहा था स्टूडेंट्स, क्या कि कहां से प्रारंभ हुआ, तो स्वीडन से आपको अभी बताया था कि स्वीडन की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्थाओं में असमानता हो जाती थी, इसलिए वहां के शासकों ने यह सोचा कि हम एक दस्तावेज पर सभी की जनगणना करें, सभी का नाम अंकित करें और नामों को अंकित करके उनका अनुमान लगाया जाए, और उस अनुमान के आधार पर हम चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खाद्यान्न हो, रोजगार जैसी व्यवस्था हो, आवागमन के साधनों की व्यवस्था हो, उसके अनुरूप हम अपनी योजनाओं को बनाएं। ये तो एक अनौपचारिक ढंग से, यानी कि अव्यवस्थित, कहें कि अव्यवस्थित ढंग से इस कार्य को किया गया। और उसके बाद यहां तो जनगणना हो ही गई, लेकिन इसके बाद 1785 ईस्वी में आप क्या जानते हैं कि हमारे औपचारिक रूप से सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। वो कब हुई थी? 1990। लेकिन 1900 पहले से अमेरिका की क्या स्थिति थी, इस बारे में भी आपको मैं चर्चा करना चाहूंगा। वो चर्चा क्या करना चाहूंगा कि 5 जुलाई 1785 ईस्वी में अमेरिका को आजादी प्राप्त हुई। आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा ना कि अमेरिका देश जैसे देश भी प्रतंत्र रहा है। किसका गुलाम रहा है? आप किसके गुलाम रहे हैं? भारत किसका गुलाम रहा है? इंग्लैंड का, अंग्रेजों का। ठीक अमेरिका को भी उसने गुलाम बनाया था। यानी कि आपने सुना होगा राष्ट्रमंडल देश, इसमें कितने हैं सदस्य? 153 देश हैं। किसमें? राष्ट्रमंडल में। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रमंडल कैसे बना? राष्ट्रमंडल वे हैं जो अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं, वे राष्ट्रमंडल से संगठन बना रखा है। राष्ट्रमंडल संगठन बनाया है। किसने बनाया है? इंग्लैंड से जो प्रतंत्र देश थे, चाहे वो अमेरिका हुआ, भारत हुआ, श्रीलंका हुआ, अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्ला, बर्मा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, तमाम ऐसे देश हैं
जो 153 देश हैं वो राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। तो मैं आपको स्टूडेंट्स बता क्या रहा था कि 5 जुलाई 1785 ईस्वी में अमेरिका आजाद हुआ। उसके ठीक 5 साल बाद उसने अपनी योजनाओं को ठीक प्रकार से, सही प्रकार से लागू कर सके, इसलिए उसने 1790 ईस्वी में अपने देश में व्यवस्थित जनगणना कराई। उसके बाद अब नंबर आता है भारत का। आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, या नहीं सुना है, पढ़ा है तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं सुना रहा हूं। सबसे पहले 1867 ईस्वी से लेकर 1872 के बीच अंग्रेजों ने हमारे देश में जनगणना कराई थी। और जब जनगणना, ये 5 साल तक हमारे देश में चूंकि जनगणना हुई, और क्यों 5 साल तक जनगणना करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी कि हमारे यहाँ की यातायात व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी। उस समय लोगों के पास क्या था? पैदल, बैलगाड़ी, घोड़े, हाथी, ऊंट जैसे साधन थे। और राजा के पास, जो राजा जिसको हम कह लें कि जो अंग्रेज शासक होते थे, उनके पास कुछ चंद लोग ही भारत के साथ थे, जो भारत की तरफ अंग्रेजों के हिमायती हुआ करते थे। और उन्हीं को सौंपा गया कि आप इस देश की जनगणना करिए, देश में जनसंख्या कितनी है इसका पता लगाइए। तो वे लोग, चाहे वो पैदल हुआ, बैलगाड़ी से, घोड़े से, हाथी से, घूम घूम कर गिनती करना शुरू किया। और इस गिनती को करने में इन सारे पूरे देश के, यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उस समय ये सारे एक साथ थे। तो उन सबका, इन तीनों देशों को, वर्तमान में जो 3 देश हैं, कौन? बांग्ला, भारत, पाकिस्तान, इनका घूम घूम कर इनकी गिनती की गई। और इनके अनुसार फिर योजनाओं को ब्रिटिश सरकार बनाने का कार्य की। जब भारत, और जब 1872 में ये प्रक्रिया पूरी हो गई, तो फिर अंग्रेजों ने ये सिस्टम लगाया, चाहे वो 5 वर्ष पर हो या फिर 10 वर्ष पर हो, एक निश्चित अवधि पर देश के, हर एक देश की जनगणना होनी चाहिए। इसलिए 1881-82 ईस्वी से आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई, व्यवस्थित जनगणना जब शब्द आएगा तो आप 1881 लिखेंगे। लेकिन भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई तो आप उसमें लिखेंगे 1867 से 72 ईस्वी के मध्य। लेकिन केवल जनगणना शुरू की गई थी। और व्यवस्थित जनगणना कब शुरू की गई? 1881 में। प्रत्येक 10 वर्ष, 81-82, प्रत्येक 10, इसी समय यह निर्धारित हुआ कि प्रत्येक 10 वर्ष पर एक जनगणना हुआ करेगी। और तभी से यह जनगणना प्रारंभ हुआ। आपको पता है कि आपके देश में कितने जनगणना हो चुका है? सोचिए एक बार, सोचकर बताइए। अब तक आपके देश में 15 जनगणना हो चुके हैं। गिनती कर लीजिए जल्दी, झटपट, तेजी के साथ। यानी कि 1882, 92, 1901, 11, 21, 31, 41 तक तो 7 जो जनगणना हुआ था वो स्वतंत्र भारत में हुआ था। और 8वीं जो जनगणना हुई वो स्वतंत्र भारत में हुआ कब? 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 11 और 21। इस समय 15वां जनगणना चल रहा है। तो इस प्रकार से 15वां जनगणना, यानी कि 14वीं जो जनगणना हुई वो कब हुई? 11 में। चूंकि कोरोना महामारी ने हमारे 21 की जनगणना को पर्याप्त रूप से बाधित किया है, जिसका पूरा डेटा आज तक अभी एकत्रित नहीं की जा सकी है। और जनगणना के ही आधार पर हम अपने देश के तमाम
क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, प्रदेशों की जनसंख्या को, उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में जाति के आधार पर। अब एक सवाल ये भी आपके मन में आ गया कि जाति के आधार पर कब से जनगणना हो रही है? तो जाति के आधार पर सबसे पहली जो जनगणना हुई वो 1981 में हुई। जी हाँ, पहले जाति के आधार पर कोई जनगणना नहीं होती थी, केवल नाम, पिता का नाम, गांव ये चला करता था। लेकिन जाति 1981 में जोड़ी गई कि किस जाति के कितने लोग हैं, और तभी से जातियों के बारे में पता लोगों को लगने लगा। उसके ठीक 20 वर्ष बाद आर्थिक स्तर पर फिर जनगणना हुई, यानी कि लोग घर में कितने लोग हैं, कितने कमाने वाले हैं, कौन कौन नौकरी कर रहा है, कौन सरकारी नौकरी कर रहा है, कौन प्राइवेट नौकरी कर रहा है, यहाँ तक कि आपके पास 4 व्हीलर कितने हैं, 4 व्हीलर हैं या नहीं है, 2 व्हीलर है या नहीं है, ये भी आर्थिक जनगणना में। मकान आपका है, आपके नाम से है या आपके पूर्वजों के नाम से है, आदि आदि चीजों को सम्मिलित करके आर्थिक आधार पर भी जनगणना 2001 से की गई। तब लोगों को पता लगने लगा आप कि कौन कितना धनाढ्य है और कौन कितना गरीब है। आज अमीरी गरीबी में आपको पर्याप्त अंतर भी दिख रहा है, लेकिन वो गरीबी अमीरी में अंतर दिखने का एक जरिया क्या मिला आपको? जनगणना। अगर वो जनगणना के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण न किया गया होता, जातिगत सर्वेक्षण नहीं किया गया होता, तो आपको ये नहीं पता लगता कि हरिजन कितने हैं, भारत में हरिजन लोग कितने हैं, मुसलमान लोग कितने हैं, बनिए ब्राह्मण कितने हैं, क्षत्रिय लोग कितने हैं, आदि आदि। तो ये जनगणना के ही आधार पर हुई, और यही वजह है कि 2011 में जो जनगणना हुई उस आधार पर आपको सबसे छोटा हमारा देश, राज्य, हमारे देश में सबसे छोटा राज्य कौन आपको मिला? सिक्किम। जी हाँ, जहां की जनसंख्या मात्र 60 लाख है। ठीक है, सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? मात्र 60 लाख। 2011 की, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? कि आज 11 साल बीत चुका, 11 से आज 22 हो गया, तो हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2011 के अकॉर्डिंग बात आपसे कर रहे हैं। सबसे बड़ा राज्य की बात आप करेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश आता है, यहां सबसे अधिक जनसंख्या है। अब हम करते हैं बात कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे छोटा प्रदेश कौन है, जहां की सबसे कम जनसंख्या कौन है? दमन और दीव, वहां बहुत कम जनसंख्या है। तो इस प्रकार से हम ये चीजें जाने, साथ ही यह भी जाने कि किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है। आपको पता है ना, केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है, और आज के परिवेश में, आज के समय में वहां पर 100% साक्षर हैं। और यह भी आपको बताता चलूं कि अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो आपके जुबान पर निकल कर आएगा बिहार। जी हाँ, यानी कि सबसे निम्न साक्षरता दर बिहार राज्य में है। और इसी के साथ स्त्री पुरुष लिंगानुपात भी जनगणना के ही आधार पर पता लगता है। अगर जनगणना न किया जाए तो ये आप पता नहीं लगा सकते कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में कितने स्त्रियां और कितने पुरुष हैं। हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर मात्र 1033 स्त्रियां हैं, लेकिन उससे पहले ये कितनी थी? 1000 पुरुषों पर 1027 स्त्रियां थी। लेकिन हमारा लिंगानुपात सरकार के प्रयासों से दिनों दिन बढ़ता जा रहा है,
और भारत की साक्षरता दर भी और बढ़ती जा रही है। लोग जागरूक होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से साक्षरता भी बढ़ रही है और उसी प्रकार से लिंगानुपात भी हमारा समानता की ओर चलता चला जा रहा है। लेकिन एक आपको विशेष खुशखबरी बताना चाहूंगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात समानता में कहां पाई जाती है, तो वो केरल में 1000 पुरुषों पर 1050 से भी अधिक स्त्रियां केरला में हैं। लेकिन सबसे अगर लिंगानुपात भिन्नता वाली अगर हम बात करते हैं तो 1000 पुरुषों पर 800 कुछ स्त्रियां हरियाणा में हैं। इस समय दिल्ली की भी हालात अच्छे नहीं हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा यह लेक्चर आप सबको पसंद आएगा। आपकी परीक्षाओं में आपके लिए, आपके भविष्य में, आपके अन्य परीक्षाओं में भी, चाहे बोर्ड परीक्षा हो या बोर्ड बीए ग्रेजुएशन लेवल पर हो, आपके लिए ये लेक्चर काम करेगा। और इस लेक्चर को पूरा सुनकर आप जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। टेक